Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाई हम तो चाहते हैं बहस हो, हर रोज वो डिस्टर्बेंस का कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। पीएम खुद कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, कैसी बात करते हैं। पीएम 10 साल में कितना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अपना जो है टिकट नहीं बेच दिया, हम जो है विपक्षी पार्टी से हाथ नहीं मिला लिए। यहाँ ज्यादातर विकास के काम जो है वो प्रशासनिक अरंगे की वजह से अटकाई गई है। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ये तो भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा नहीं, मैं तो वोट शेयर देख के बता रहा हूँ। मजबूत विपक्ष है, बहुत कमजोर विपक्ष। जितनी उनकी स्थिति है वोट शेयर में, तो बहुत ही कमजोर विपक्ष है। ऑलमोस्ट आधी है बीजेपी के। विपक्ष का काम है विकल्प देना, विकल्प चुनना जनता का काम है। हम विकल्प के तौर पे खड़े हैं। Hello and welcome to Jab We Met. We are currently in the Babarpur Assembly constituency. This is the campaign office of the India Alliance, and my guest this morning on this edition of Jab We Met is the Congress candidate from Northeast Delhi, Kanhaiya Kumar. He fought in 2019 from Begusarai. How is Northeast Delhi's campaign shaping up for Kanhaiya Kumar? Kanhaiya ji, welcome to Jab We Met. ठीक है, हम अरे इतना परेशान काहे दिख रहे हैं भाई सुबह सुबह? नहीं, परेशान कहाँ हैं? परेशान नहीं है, पर आपके हम माथे पे शिकन थी। हम क्यों परेशान रहेंगे? देखिए, हाँ। जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है ना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्यों परेशान होंगे? होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए तो प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा ही। नहीं, चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है। हारना और जीतना तो जनता का है, वो तो जनता के कंधे पे है। आपको एक ईमानदार विकल्प के तौर पे खड़ा होना होता है। हम खड़े हैं, हम बिके नहीं हैं। हमने जो है अपना जो है टिकट नहीं बेच दिया, हम जो है विपक्षी पार्टी से हाथ नहीं मिला लिए। हम ईमानदारी से मजबूती से खड़े हैं। तो आपको टाइम मिला कैंपेन बनाने का, या आपको लगता है बहुत कम वक्त मिला? देखिए, कम वक्त तो कम मिला है, लेकिन यहाँ कैंपेन ऑलरेडी है। लोगों का जो यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे, लोगों का जो एक मूड है, उससे आपको ये लगेगा कि लोग ऑलरेडी ना एक परिवर्तन चाहते हैं। ऊब गए हैं लोग यहाँ के जो सांसद हैं उनके व्यवहार से, क्योंकि वो ना मतलब अपना काम तो जो उनका प्रोफेशन है मनोरंजन करने का, गाना गाने का, उसको तो वो करते हैं। तो गाने तो आप भी गाते हैं, गाने गाने में क्या बोले? नहीं, गाने गाने में कोई बुराई नहीं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि उनका जो बतौर कलाकार जिम्मेवारी है उसको तो वो निभाते हैं, लेकिन बतौर सांसद जो उनकी जिम्मेवारी है उस प्रोफेशन के साथ वो जस्टिस नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं अपने पेशे के साथ। क्योंकि वो कभी भी संसद में इस क्षेत्र के लोगों के हक के लिए बोलते हुए नहीं सुनाई पड़ते हैं, कभी भी जो है लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। तो इस वजह से लोग परेशान हैं उनसे। Now, I want to show our viewers that campaign poster at the back. So let's start from there. You see Sonia Gandhi, then there's Mallikarjun Kharge, Priyanka Gandhi, and then there's one cutout that's been put artificially next to Gopal Rai. That's because that's Devendra Yadav. He's the working president of the Congress in Delhi. वो इसलिए आए क्योंकि जिनका चेहरा इसके पीछे होगा मोस्ट प्रॉब्ली अरविंदर लवली का, वो आपके चक्कर में छोड़ के भाग गए। कहते हैं बाहरियों को टिकट देती, हमें नहीं लड़ना भाई, हम तो बीजेपी वापस जा रहे हैं। नहीं, हमारे चक्कर में क्यों छोड़ करके भागेंगे? ठीक है, हमारे चक्कर में छोड़ के तब भागते ना जब सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी होते। हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, लाखों कार्यकर्ता हैं, हजारों नेता हैं। तो जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पार्टी थोड़ी छोड़ दिया है। कहते हैं कि आप अच्छा, इससे पहले जब छोड़े थे तब तो हम नहीं थे कांग्रेस पार्टी। डबल हो गया उनका, 2 बार छोड़ गए। तो तब तो हम नहीं थे ना पार्टी में। तो जिसको छोड़ना होता है वो छोड़ते हैं, छोड़ने के अपने कारण होते हैं। कई बार जो है पर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या इस बात से नाराज हैं यहाँ पे कि जैसे उदित राज हैं या आप हैं, बाहर के लोगों को टिकट मिल रही है, संदीप दीक्षित, अरविंदर लवली, कई सारे लोकल कैंडिडेट्स थे जिनको। कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आप कैंपेन में चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो है लोकल सारे जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। होता क्या है कि एक ही सीट पे कई दावेदार होते हैं। जब मिलना तो किसी एक को है, तो जिसको मिला है उसके बाद जिनको नहीं मिला है उनके मन में थोड़ी सी जो है थोड़ा रोष हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी छोड़ने का निर्णय जो है ना वो इस आधार पर लिया जाता है। इसकी कोई और वजह हो। आपको क्या लग रहा है, पैसा वैसा मिला उनको? नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही आप छोड़ रहे हैं कुछ? नहीं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से छोड़ते तो मैं तो अभी पार्टी में हूँ, वो तो इससे पहले ही छोड़ के चले। चलिए आइए आपका कैंपेन देखा जाए। क्या अरे कन्हैया बाबू, जेएनयू की कैंटीन का खाना बेहतर है या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट का खाना बेहतर है?
अरे देखिए, जो खाने से पेट भर जाए वो खाना बेहतर है। जब जेएनयू में थे तो जेएनयू के खाने से पेट भरते थे तो वो बेहतर था। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, यहाँ जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, उससे पेट भरते हैं तो वो बेहतर है। ये सुरेश जी हैं। सुरेश यादव कैंपेन ऑफिस के बाजू में ही आपने बनाया है। अच्छा चल रहा है बिजनेस? 14-15 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है भाई अभी धंधा? बहुत बढ़िया चल रहा है। हमसे पहले से हैं ये यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ आपने पूरा यूपीआई सारा लगा रखा है, तो काफी डिजिटल इंडिया का फायदा हो रहा है। मोदी जी ने जो किया उससे काफी कुछ मिला आपको नहीं मिला? बस ये यूपीआई चला रहा हूँ। यूपीआई चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए तो बड़ी बात है कि नहीं कि ऐसी जगह पे भी ठेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या किए मुझे बताइए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो है राजीव गांधी नहीं किए होते तो यूपीआई ऐसे थोड़ी हो गया है। सर इसका क्या मतलब है कि एक फ्लोर जो है आपके पिताजी बना दें, दूसरा फ्लोर जो है आप डलवा दें, तो आप कहेंगे देखिए हमने कितना बढ़िया घर बना दिया है। और पहले फ्लोर का भी तो जो है नींव का भी तो काउंट कीजिएगा। आधार नहीं होता तो बैंक का खाता लिंक नहीं हो पाता। देखिए झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है। हकीकत ये है ना, इनसे पूछिए कोविड से पहले ये कितना कमाते थे और अब इनकी कमाई पे क्या असर भाई। पड़ा। कमाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? कोविड के बाद से काफी कम हो गई है। आप यार तुम इनके बाजू में बैठे हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, ये यहाँ सुनिए। और तुम हो भी कैंपेन ऑफिस के बाजू में। जितने यहाँ पे कारखाने थे पहले जो कांग्रेस के राज में थे, वो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब नोटबंदी सर इसका ना दफ्तर है आपके भाई, कैंपेन दफ्तर- ऑफिस के बाजू में। सर, उसको मालूम है क्या बोलना है। अरे दफ्तर तो मैं अभी खोला हूँ 14 दिन पहले। ये तो यहाँ 14 साल से हैं, ये हमसे पहले से हैं यहाँ से। मोदी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, पर आप जैसे अटैक करते हैं उसको देख के तो लगता है कुछ पर्सनल ही है। नहीं, कोई उन्होंने पर्सनल नहीं आपको- है। वो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। मैं इस देश का नागरिक हूँ। जो वादे उन्होंने हमसे किए थे, हम उसके बारे में सवाल पूछते हैं। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। और हकीकत हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि सच्चाई दिखाइए, झूठ मत बोलिए। जीत हार जनता तय करती है। उम्मीदवार तो जो है लड़ता है, वोट से ही जीतेंगे ना। वोट तो लोगों को देना है। हमारा काम है उनके सामने एक विकल्प के तौर पे ईमानदारी से खड़े रहना। वो जिम्मेवारी हम निर्वहन कर रहे हैं। इनको देने दीजिए, इनको डीए मिलता है, ये देंगे ना उससे यूपीआई से तारीफ से। अरे वाह भाई, ये पहली बार है कि नेता बोल रहा है कि मैं ही दूं, वरना तो नेता खिला पिला देता है। ठीक है, आपको डीए मिलता है। हाँ डीए मिलता है, डीए मिलता है। सर आपका हो गया भाई पेमेंट? हाँ सुरेश बाबू शुक्रिया, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई सारे पूर्वांचली वोटर हैं, लेकिन जब वो बिहार में वोट डालता है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डालता है, वोटर की साइकी में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए साइकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इशूज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ। खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ पर प्रमुखता से जो है लोगों के बीच में ट्रैफिक जाम की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जल भराव की समस्या है। आपसे तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप सांसद जी ने जो 2 गांव गोद लिए थे, उन गांव को भी जाकर के देख लीजिए। तो बिहार में भी महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, और यहाँ पर भी ये इशूज़ हैं। साइकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इशूज़ जो है मुझे लगता है कि कमोबेश जो है एक जैसे हैं। हर जगह लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। पर जो इश्यूज की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इश्यूज है ना। अगर आप एमपी बन भी गए यहाँ पे, आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसकी तफ्सीस की है, हमारे साथ एमएलए साहब हैं। यहाँ ज़्यादातर विकास के काम जो हैं वो प्रशासनिक अरंगे की वजह से अटकाई गई है। जैसे जल बोर्ड का काम है, जब तक डीडीए लैंड का एनओसी नहीं देगी, जब तक जो है जल बोर्ड का काम नहीं हो पाता है, और डीडीए एनओसी नहीं देती है। डीडीए के एनओसी का इतना बड़ा इशू है कि आप भिवाड़ी में जाकर के बात करेंगे, लोगों के घरों में बिजलियाँ नहीं हैं। लोग जो है घर बना लेते हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी बोल करके डीडीए उसको गिरा देती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, खास करके बुराड़ी में और दूसरे जो जेजे कॉलोनी है उसके अंदर। नहीं, पर ये तो जैसे आम आदमी पार्टी बोलेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सुन नहीं रहा है, इसलिए ये फंसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सांसद भी बन गए तो आप क्या कर पाएंगे भाई? सांसद तो उस इशू को पार्लियामेंट में उठाए ना, सवाल पूछे ना।
उनकी तो सरकार भी है। नहीं, पर विपक्ष तो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता है। वो तो कल मैं पीएम से मिला, वो बोल रहे थे भाई हम तो चाहते हैं बहस हो, हर रोज वो डिस्टर्बेंस का कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। पीएम खुद कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, कैसी बात करते हैं। पीएम 10 साल में कितना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कैसी बात कर रहे हैं। वो तो खुद ही नहीं जो है लोगों के सवालों का जवाब नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एमपी बनाना, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे है, आप कैसे लोग एमपी बनाने का मतलब क्या होता है। एमपी तक का काम तो यही है ना कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाए और जो है उसको एक आवाज दे संसद में। जब सांसद 10 साल में एक सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं और उनके जो फंड आते हैं उसको वो खर्च नहीं करते हैं, तो इसको तो एक सांसद रिजॉल्व कर सकता है ना अपने इंडिविजुअल लेवल पर। कन्हैया, जब से आपको कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है। कई सारे जो वरिष्ठ लोकल यहाँ के दिल्ली के लीडर्स हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं कि बाहरी लोगों को कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, लोकल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। देखिए, लोकल की अगर बात कीजिएगा तो हम तो जमीन पे चल रहे हैं। पार्टी की जमीन होती है जमीनी कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं और अच्छी खासी संख्या में है, जोश में है, उनको उम्मीद है कि वो जीतेंगे। नेताओं की अपनी कई सारी मजबूरियां होती हैं। क्या मजबूरियां होती है? अरविंदर लवली क्यों छोड़ गए? वो तो बोल रहे बाहरियों को बनाए इसलिए छोड़े। नहीं, ये सब लोग तो यहीं के लोग हैं ना। हाँ। सब तो यहीं के। चौधरी साहब आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का हूँ, सीमापुर। क्या थे? मैं पार्षद रहा हूँ। आप? मैं विधायक हूँ यहाँ से, पूर्व विधायक। और ये कौन है? वर्तमान विधायक, ये मौजूदा विधायक मंत्री अब रह मैं चुके। अब क्या कौन सी मैं बात 3 बार पार्षद रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा था कि बाहरी को दे दी टिकट तो लोकल जो लीडर्स हैं वो नहीं आए। कोई बारी नहीं है। मनोज कोई तिवारी नहीं। भारी है, मनोज तिवारी भारी है। कांग्रेस की तो स्थिति आजकल कन्हैया बहुत खराब है। आपको लग रहा है कुछ आप योगदान दे पाएंगे इस पार्टी को फिर से खड़ा करने में, क्योंकि ये तो एकदम डूबती ही जा रही है। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ये तो भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा नहीं, मैं तो वोट शेयर देख के बता रहा हूँ। नहीं, वोट शेयर देख करके आप अगर बता रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। तो ये नैरेटिव बीजेपी एक्चुअली चला रही है। नहीं, पर किस तरह का विपक्ष? मजबूत विपक्ष या बहुत कमजोर विपक्ष? जितनी उनकी स्थिति है वोट शेयर में तो बहुत ही कमजोर विपक्ष है, ऑलमोस्ट आधी है बीजेपी के। विपक्ष का काम है विकल्प देना, विकल्प चुनना जनता का काम है। हम विकल्प के तौर पे खड़े हैं, चुनने का काम जनता का है। ठीक है? और ये बात मेरा इस पर सिंपल ये है कि अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात करने की? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो वही है, तो कांग्रेस की शक्ल दिखाओ, अपने लिए वोट मांगो। फिर अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं बताते हैं? इस बार आया भी है कि नहीं? आया तो है संकल्प पत्र। क्या है उसका मुख्य बात? नहीं, वो बहुत कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मजबूत नेता की बात। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 महीना देंगे, युवाओं को 1 लाख की नौकरी देंगे, 30 लाख जो है पद भरेंगे, किसानों के लिए जो है MSP के कानून की गारंटी करेंगे। ऐसा कोई एक चीज आप बताइए। लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि उनके लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडियोलॉजिकल एजेंडा। मतलब बेरोजगारी की बात नहीं, उन्होंने उसकी भी बात की है, कई सारी बात नहीं कर रहे हैं। तो देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? जो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, तो जो है 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना था, तो उस पर उनका क्या कहना है? नहीं, जहाँ तक इस नौकरी का सवाल है, कल हमने पीएम से ये सवाल पूछा भी, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और बीजेपी की बातें सुन रहे हैं। उनको फिलहाल ये लग रहा है कि जो बीजेपी के वायदे हैं या जो उनके आश्वासन है उनमें ज्यादा दम है। नहीं, यही नैरेटिव है, मैं कह रहा हूँ। अगर उनके आश्वासन में दम है सर, अभी हाल में हिंदी हार्टलैंड में 3 स्टेट्स वो जीते, नैरेटिव नहीं, आंकड़ों की हकीकत है। सर, आंकड़ों की हकीकत यह है कि उनसे 9,000 ज्यादा वोट आया हमको। ये भी तो आंकड़े की हकीकत है। 9,000 ज्यादा वोट आया ना। मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर उनके घोषणा पत्र में दम है तो वो अपना घोषणा पत्र छोड़ करके हमारे घोषणा पत्र की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने उड़ा रखी है कि अगर मोदी जी जीत गए, फिर से बड़ी संख्या में सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं भाई कतई नहीं, मरने दम तक नहीं बदला जाएगा संविधान। नहीं, ये बात विपक्ष ने नहीं बोली है, ये बीजेपी के नेताओं ने बोला है। छोड़ भैया, नेताओं ने, ज्यादा बड़े नेता, मोदी जी ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला, राजनाथ ने नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला। तो मोदी जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उसकी तो टिकट काट दी ना, आनंद थे नहीं काटी। जो कर्नाटक वाले की काटी, नहीं, मेरठ वाले की काटी। नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? उन्होंने लेकिन खंडन किया कि भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं और ना संकल्प पत्र में। टिकट क्यों नहीं, उसको पार्टी से क्यों नहीं तो निकाला? जवाब देना, मैं क्या जवाब? मैं वही कह रहा हूँ।
कि ये नैरेटिव जो है, यह बात बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू किया कि हमको 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं किया, व्हाट्सएप पे नए संविधान की प्रस्तावना उन्होंने घुमानी शुरू की, नया संविधान का प्रस्तावना घुमाना उन्होंने शुरू किया। तो ये तो बीजेपी ने शुरू किया ना। ये वो बार बार बोल रहे हैं कि गलत है, फिर भी विपक्षी नेता हर सभा में बोलते हैं संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। नहीं तो वो कार्रवाई करें ना, जिन्होंने भाजपा के नेताओं ने बोलते हैं कहा। कि हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कार्रवाई तो करें जिन्होंने कहा है। तो अरे आप थोड़ी देर करेंगे, वो अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे? वो बोल रहे भाई हम नहीं बदलेंगे सब। बिल्कुल बदलेंगे, यही तो कह रहे हैं कि वो आपको कैसे बदलेंगे, मालूम बदलेंगे? क्योंकि वो भाजपा वाले जो है वो नए संविधान का कॉपी व्हाट्सएप पे घुमा रहे हैं। कौन सा नया संविधान देख लिया व्हाट्सएप पे? दिखाइए मुझे। नहीं, और वैसे भी मैं आप तो कब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं तो विश्वास करने व्हाट्सएप, लगे? इसका मतलब ये मैसेज तो वो चला रहे हैं ना, भाजपा के लोग ये आपको मैसेज। कैसे मालूम? मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी व्हाट्सएप क्यों उड़ा रहे हैं? आप आम लोगों से बात कर लीजिए, खास करके इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके मन में यह बात इसलिए आई है क्योंकि ये मैसेज भाजपा के लोगों ने चलाना शुरू तो किया। आप ऐसे ही उड़ा रहे हैं, आप भी तो खौफ ही पैदा कर रहे हैं। नहीं, जाने नहीं। आप सच बोल रहे हैं, नहीं, आप नहीं। भी प्रोपेगेंडिस्ट बन गए कि नहीं? हम नहीं खौफ पैदा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इसका खंडन करें। वो तो और कर चुके हैं। तो भाजपा के जिस नेता ने किया उस पर कार्रवाई करें। एक आध पे तो हो भी गई कार्रवाई। नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आनंद हेगड़े की टिकट कटी। नहीं, उसको पार्टी से निकाला क्या? उसने माफी मांगी क्या? नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं नहीं, आनंद हेगड़े ने कहा कि जो है, नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी निजी राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। अच्छा ये निजी राय है, तो जो निजी राय हरी की कुछ ना कुछ राय होती है, गिरिराज जी की कोई राय होती है, आपकी कभी कभी कोई राय होती है, तो नहीं ये थोड़ी नहीं, लेकिन संविधान की बात तो बहुत बड़ी बात है ना, संविधान बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात कर है। ही नहीं रहे नहीं संविधान। तो जूता बदलने की बात थोड़ी है कि उनका निजी राय है, बोल ही नहीं रहे। शर्ट बदलने की बात तो है नहीं। ये जो सीट आपको मिली है काफी मुश्किल सीट है, क्योंकि यहाँ पे तो मनोज तिवारी पिछले चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, और शीला दीक्षित जैसा हेवीवेट कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी करीब 83% वोट ला पाए थे। 53 बनाम 23 तो बहुत गैप है सर। हाँ, चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है ना कि जनता किसी भी चुनौती को आसान या मुश्किल बनाती है। मनोज तिवारी जी को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, और जनता जो है राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे हैं। वो एक बदलाव चाहते हैं इस क्षेत्र में, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मुकाबला जो है वो चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया है। दूसरी जगहों पे क्या होता है कि रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, यहाँ होता है रेड लाइट का मतलब जाना। देखिए सब सामने, सब यहाँ वहाँ दाएं बाएं सब जगह। और ये सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे VIP पॉश- एरिया है। सबसे पॉश एरिया है। ये वाला VIP एरिया है। हाँ, ये जो दुर्गापुरी चौक है, ये जैसे पटना का बोरिंग रोड है ना, हाँ। उसी तरह का एरिया है ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख लीजिए किस एरिया को आप VIP वाला एरिया बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोकल लोगों से बात करेंगे। ये जो 100 फुटा रोड है ये सबसे चौड़ी सड़क है, और ये जो चौक है ये सबसे वीआईपी है। यहीं पे आपको सारी प्रमुख चीज़ें मिलेगी। सामने देखिए बीकानेर स्वीट्स है, सारे शोरूम हैं, जिम है, सब जो है यहीं पे है। आगे जो है भगवान परशुराम गेट है। तो जो सबसे वीआईपी यहाँ के लोग कहते हैं जिस एरिया का, वहाँ आप ट्रैफिक को देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जो एरिया है वहाँ पे क्या हालत होगी। अब ये देखिए लाल बत्ती ग्रीन हमारी है, और एकदम फ्री फॉर ऑल कि भाई चारों तरफ जो निकल जाए खींच लो अपनी गाड़ी। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ जब रहती है ना, वो चालान नहीं करती है। फिर पैसा लेती है। नहीं, हम आपको कहना है कि बाकी जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो तो लोग तुरंत जो है बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलते फ्री फॉर ऑल। ये जो मुद्दा है ना, मेरी बार बार कोशिश यही रहती है कि जब चुनाव हो रहा है तो क्षेत्र के इशूज को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता है। पिछली दफा कन्हैया जब आपसे मुलाकात हुई थी, आप बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे। बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ने में CPI की टिकट पर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस की टिकट लड़ने में क्या फर्क पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जब हम 2019 में बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी पार्टी का किसी और पार्टी से, जैसे RJD या कांग्रेस से, कोई गठबंधन नहीं था। उस वक्त भी चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया, पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला किया, तब हम उस पार्टी में थे। और अब जब हम कांग्रेस पार्टी में हैं, आज भी लड़ने का फैसला और लड़ाने का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तब भी जो है हम एक कार्यकर्ता की तरह जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती थी उसका निर्वहन कर रहे थे, और आज भी एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं।
पर लेफ्ट की तो पूरी राजनीति भारत में खास तौर से एंटी कांग्रेस राजनीति ऐतिहासिक तौर पे रही है। पहले आप लेफ्ट के लीडर थे, अब आप कांग्रेस के लीडर हैं, तो क्या है आपके आइडिया? नहीं, ऐसा नहीं है। 2004 में जब बीजेपी की सरकार नहीं रही और एनडीए को हराने में उस वक्त जब यूपीए बना था तो आपको मालूम है कि 60 से ज़्यादा एमपी थे। ये कोई नई बात नहीं है। इस देश के बहुदलीय व्यवस्था में हर पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी से गठबंधन करती रही है। इससे अजीब वो बात और क्या होगा कि मोदी जी की पार्टी अकाली दल से गठबंधन की, शिवसेना से गठबंधन की और पीडीपी से गठबंधन की। अगर आप विचार की बात करेंगे तो तीनों तीन दिशा से जुड़े हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा कि कांग्रेस के खिलाफ जनसंघ और वामपंथी पार्टियां वो एक साथ रहीं। ये अलग अलग समय पे, मतलब अलग अलग दशक में अलग अलग तरह की राजनीति रही है। आज का जो समय है, इसीलिए इंडिया गठ अलायंस की प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता इसलिए है कि मोदी जी और भाजपा देश में जो है एक तानाशाही थोप रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश की बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हो जाए, देश में एक ही पार्टी रहे और एक ही नेता रहे। बात दूसरे दल की नहीं है, अपने दल के नेताओं को भी वो समाप्त कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि वो और शिवराज सिंह चौहान जी साथ में जो है सीएम बने थे। शिवराज सिंह चौहान जी को रिटायर कर दिया गया है और जो मोदी जी ने नियम बनाए थे रिटायरमेंट के 75 साल के, वो नियम अब जो है कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। तो ये तो वही बात है ना कि खुद बैटिंग कर लें, उसके बाद जो है बल्ला लेके भाग जाएं, या कह दें कि जो है नहीं 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 हमारा नियम तो अलग है। तो यह जो तानाशाही देश में थोपी जा रही है, इसी के खिलाफ यह गठबंधन बना है और इस गठबंधन में सभी तरह के दल हैं। तो आपके साथ मैं देख रहा था कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं। इनकी ट्यूनिंग बन पा रही है या अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं? क्योंकि आपका तो पूरा गठन ही एंटी कांग्रेस मूवमेंट के तौर पे हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोकतांत्रिक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? लोग। अगर लोगों ने तय कर लिया है तो फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी, राजनीतिक नेताओं को भी और पार्टियों को भी एक साथ आना पड़ता है। और लोगों की भावना ये है देश में कि 10 साल में देश के लोगों को ठगा गया है। एक भी ऐसा वादा जिसकी बदौलत मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मतलब ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री बने, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना जो है किसी के खाते में 15 लाख आया, ना जो है हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 2022 तक सबको पक्का मकान मिला, ना बुलेट ट्रेन चली, ना अच्छा दिन आया, ना बेटियों पे अत्याचार रुका। तो ये तो आप वो चीजें गिरा रहे जो नहीं हुई, पर कई चीजें हुई भी। तो अभी देखिए दुनिया में जो लीडर्स की लोकप्रियता की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है। और जितने भी मूड द नेशन पोल आते हैं सब में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बाकियों से बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, हिंदुस्तान में भी उनकी लोकप्रियता काफी। हिंदुस्तान में जो उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के ऊपर ही तो हम सवाल उठा रहे हैं। अगर वो इतने लोकप्रिय हैं तो जो है दिल्ली के अध्यक्ष लवली जी को पार्टी ज्वाइन कराने का क्या मतलब है? अगर इतने पॉपुलर हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन कराने का क्या मतलब है? लवली जी तो आपसे फूके हुए थे कि आप आ गए, उनको लगा ये बारी बारी लोग आ रहे हैं तो उन्होंने बोला छोड़ो महबत में। अजीत पवार क्यों चले गए? राजभर जी क्यों चले गए? जिस रामविलास पासवान जी के बेटे को बेइज्जत करके समान रोड पे फेंक दिया था, उनको क्यों ज्वाइन कराया है? मांझी जी को क्यों ज्वाइन कराया है अलायंस में? उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों ज्वाइन कराया है अलायंस में? तो ये जो बात है, यह बात एक्चुअली मैं आपके आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्टूडियो में बैठ करके यह बात गढ़ी गई है। आप जनता में जब आएंगे, फील्ड में जब आएंगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस